Is my voice clear to you all? Am I audible? Okay, सबको जिन जिन को आवाज साफ आ रही है प्लीज रेज योर हैंड एंड लीव इट. ओके. प्रीति, श्रुति, पद्मप्रिया, तायरा, मधुरा आप लोग को आ रही है? ठीक है. हर्षिता, कैन यू टेल मी लास्टली वेयर वी स्टॉप बच्चा? हर्षिता आपकी आवाज. Just हम्म. am I audible, Abhi? Yeah, Yeah, like you're audible. last we did till the removal of deputy chairman and chairman of Rajya Sabha. Okay, ठीक है. ठीक है, बढ़िया. आई होप वहां तक सबको क्लियर था. लेट मी जस्ट. ओके. Okay, is my screen visible to you all guys? Okay, ठीक है, बहुत बढ़िया. स्क्रीन विजिबल है सबको? कोई है जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है? आई गेस सबको विजिबल है. ठीक है. नाउ जस्ट अ स्मॉल डिस्टिंक्शन जैसे हम लोग ने किया था. यू गाइस आर अवेयर देयर इज राज्यसभा एंड देन देयर इज लोकसभा. ठीक है. राज्यसभा को हम यहाँ पे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पर हाउस. ठीक है. उसी तरह लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल. वी कॉल इट एज हाउस ऑफ पीपल. कभी कभी इनको लोअर हाउस भी बोला जाता है, पॉपुलर हाउस, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है. ठीक है. यहाँ पे राज्यसभा में इट इज इलेक्टेड, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. डायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है. ये सब देखेंगे हम बाद में. और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है. मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दिया था, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है. यहाँ पे लोकसभा में इट इज डायरेक्ट इलेक्शन. यहाँ पे जो हो रहा है वो डायरेक्ट इलेक्शन है. ठीक है. प्लस दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन, इसके लिए यह हाउस को पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है. पॉपुलर मतलब लोगों के. यहाँ पे मैक्सिमम सीट जो है दैट इज 250. 258 में से आपने बोला 238 डायरेक्ट इलेक्शन की और 12 नॉमिनेटेड की. ठीक है. उसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स होती है 550. 550 में से 530 इलेक्शन से और 20 नॉमिनेशन से फुलफिल होती है. यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया होगा टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर. जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका टर्म कितना मैंने बताया, 6 years. ठीक है. बट व्हेन आई विल काउंट ऑन टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर, जब मैं लोकसभा के मेंबर की बात करूंगा तो टर्म होगा 5 year. ठीक है. यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन कौन है आपको ऑप्शन पता है? पहले तो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है. वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. फिर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, चेयरमैन नहीं है आपके, तो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं डेप्यूटी चेयरमैन. डेप्यूटी चेयरमैन है मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी बताया था मैंने, राइट. फिर उसके बाद अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो आपको कुछ पैनल ऑफ 6 चेयरमैन होते हैं, वो भी बताया था मैंने. पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इनफैक्ट. ठीक है. पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन. ठीक है. ये जो है ये मेंबर है, दे आर मेंबर ऑफ राज्यसभा. ठीक है. यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज स्पीकर. स्पीकर है मेंबर लोकसभा का. स्पीकर इज मेंबर ऑफ लोकसभा.
अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह पे काम करेगा डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर भी मेंबर है लोकसभा का। ये डिफरेंस क्लियर है? इज द डिफरेंस क्लियर गाइस? रेज योर हैंड जिन जिनको क्लियर है। रेज हैंड। ओके, कॉपी करो तब तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो आप लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा प्लीज याद रखना, एक चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को वो याद होनी चाहिए हमेशा कि आप जब भी कोई आंसर दोगे ना, पॉलिटी हो उसमें स्पेसिफिकली, तो तीन चीजों को याद रह के रखना है। एक तो लॉ जो होता है ना, वो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये मेरे टीचर ने बोला था, मैं आप लोग को पास कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है एक वो। दूसरा, पार्लियामेंट की विजडम पे ध्यान दो। व्हाट इज पार्लियामेंट्री विजडम, उस चीज पे। और तीसरा, जुडिशियल की इंटरप्रिटेशन, जुडिशरी ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है। अगर आप लोग इसी दायरे में रह के आंसर दोगे ना, तो आपका आंसर विल बी वेरी गुड, विल बी वेरी सफाइस। ठीक है। तीन चीजों के बीच में ही रह के आंसर देना है, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं। जो इसके बीच में रह के आंसर देगा, देयर आंसर वुड बी सफाइस। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकसभा। जब लोकसभा की बात किया मैंने बोला लोकसभा में देर इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 550। ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब इतना ही अलाउड है। मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ इतनी ही है। मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ इतनी ही है, जिसमें से 530 530 स्टेट से आते हैं। ठीक है। और बचे हुए 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, यूटीज से आते हैं। ठीक है। अब प्लीज रिमेम्बर, फॉर एवरीथिंग, ये जो 530 आ रहे हैं, ये भी डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है। और ये जो 20 आ रहे हैं, ये भी डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं। यहाँ कोई नॉमिनेशन का प्रोसीजर नहीं है, पहले था उसको हटा दिया गया है। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि ये जितने भी टेरिटोरी, अब जो डायरेक्ट इलेक्शन आप करवा रहे हो दोनों जगह पे, ठीक है, जब आप इनका इलेक्शन कराते हो स्टेट्स में, तो आप उनको बोलते हो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या बोलते हो? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बेसिकली सारे स्टेट को बांटा जाता है। जैसे ये पूरा भारत है, तो ये पूरे भारत को बांटा जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है ना, भारत तो इजी नहीं है। आपका पूरा भारत का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी डिफरेंट। अब आपको इसको अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से, साइज में, किधर ज्यादा लोग रह रहे हैं किधर कम, वैसा बांटना पड़ता है। ठीक है। लेट मी शो यू हाउ। जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो सेम हो। कोशिश करते हैं, वी ट्राई यूनिफॉर्म नंबर्स ऑफ वोटर्स एज फार एज पॉसिबल। हम कोशिश करते हैं, मान लो ये आपका अरुणाचल है, ये आपका यूपी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अरुणाचल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है। और ये आपकी यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये दोनों सेम होगी। आप बोलोगे सर कैसे सेम होगी, ये तो बहुत बड़ी है और ये छोटी है। आप बोल रहे हो सर ये तो आपने बहुत बड़ी टेरिटरी ले लिया और आपने ये छोटी टेरिटरी लिया लिया बच्चा लिया बराबर, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी जगह में पॉपुलेशन कितने रहेंगे? यहाँ इतनी बड़ी जगह में ही अगर दो घर है, इतने बड़े जगह में ही यहाँ पे ऐसे दो घर रहेंगे, तो यहाँ पे मान लो
मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी ही जगह पे दो घर है, समझे? मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि रफली पॉपुलेशन सेम रहे। यहाँ यूपी में हो सकता है इतने में कुछ 100 लोग रह रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे इतने बड़े में सब 100 लोग रह रहे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का वोटर और यहाँ का वोटर सेम हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला पॉइंट किस किस को समझा, रेज योर हैंड्स एक बार। जिनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पॉइंट समझा, रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं समझा? जिनको नहीं समझा मेरे को एक बार बोलो ना, अनम्यूट करके प्लीज। नो सर, नहीं समझा। ठीक है, ये देखो ना जरा प्रीति, मैं बोल रहा क्या हूँ पहले यहाँ ध्यान दो, देखो। मैंने बोला जो मैं अरुणाचल की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ले रहा हूँ, मैं अरुणाचल में इतनी बड़ी जगह पे ले रहा हूँ। लेकिन यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं इतने छोटे छोटे में बांट रहा हूँ, क्यों पता है? यूपी में इतने जगह में हो सकता है 100 लोग रह रहे हो, और अरुणाचल में इतने लोग 100 में रह रहे हो। पॉपुलेशन कम है ना अरुणाचल की। तो अरुणाचल के जो 100 लोग हैं और यूपी के 100 लोग हैं, इनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी भले ही बड़ी या छोटी हो, लेकिन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन लेके कि यहाँ पे भी 100 लोग होने चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और यहाँ पे भी 100 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि मैं इक्वल कर पाऊं इसको। ठीक है, दिस इज अरुणाचल एंड दिस इज यूपी। अरुणाचल प्रदेश में इतनी बड़ी जगह पे 100 लोग रह रहे होंगे, लेकिन यूपी में इतनी छोटी ही जगह पे 100 लोग रह रहे रहेंगे। लेकिन मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ वोटर सेम करने हैं। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है और यूपी की इतनी छोटी है। नाउ डिड यू वॉट इट, प्रीति? यस सर। ठीक है, किस किस को समझ गया ये प्लीज रेज योर हैंड्स एक बार। ठीक है, श्रुति, हाथ उठाओ गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तुमको समझ रहा है या नहीं, एक बार हाथ उठा दिया करो। ठीक है, जस्ट कॉपरेट, गिव मी 1 मिनट। तो दिस इज दिस पार्ट, पहली तो ये। अब दूसरी, मैं बोल रहा हूँ कि लोकसभा में नॉमिनेशन का कोई सीन नहीं है। नो नॉमिनेशन, एक्चुअली इट वाज देयर प्रायर, अब नहीं है। पहले क्या था, अंडर आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था पहले। दो मेंबर ऑफ होम, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दो मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वर एडेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सर उनको नॉमिनेट करके ऐड करते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को आर्टिकल 331 के अंदर। लेकिन अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 331 में पार्लियामेंट में किया जाता था, बेसिकली लोकसभा में। और सेम आर्टिकल 333 में एक मेंबर को ऐड करते थे, कौन? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को गवर्नर साहब ऐड करते थे स्टेट लेजिस्लेटिव में, ठीक है। ये आर्टिकल 333 में और ये 331 में, ये डिसकंटिन्यू हो गया है। पार्लियामेंट ने 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 2020 का, और इसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया ये नॉमिनेशन को। दिस नॉमिनेशन इज डिसकंटिन्यू नाउ। अब नहीं किया जाता है, क्योंकि अंडरस्टूड है यार, अब वो एंग्लो इंडियन कहा रहे हैं, अब वो इंडियन हो गए हैं बेसिकली, ठीक है। तो दिस दिस इज डिसकंटिन्यूड, दिस नॉमिनेशन इज डिसकंटिन्यूड। यहाँ तक क्लियर है? रेज योर हैंड्स, दिस इज क्लियर। रेज योर हैंड्स। ये आर्टिकल 333 एक बार बता सकते हो आप वापस? आर्टिकल 331 में मदुरा पार्लियामेंट में किया जाता था, और आर्टिकल 333 में गवर्नर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर में कर सकते थे। ओके।
नाउ बोथ आर डन अवे। अब कोई नहीं है। जैसे सेंटर में तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं ना लोकसभा में, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ना, महाराष्ट्र विधानसभा वगैरह, उसमें गवर्नर को पावर थी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले एक मेंबर को करो, तो बोथ आर डन अवे नाउ। अब दोनों ही नहीं होते। ठीक है। सर ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एग्जैक्टली मतलब क्लिक नहीं हो रहा मुझे कौन सा था एग्जैक्टली। इट इज एक्चुअली क्रिश्चियन इंग्लिश पीपल, दैट में इंग्लिश कोई आदमी होगा उसने मैरी किया था इंडियन से, तो जो उनका बेटा हुआ है, ऐसा सॉर्ट ऑफ। ठीक है। ठीक हम्म। ठीक है। एंग्लो इंडियन इज सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, जिसको आप कैसे बताऊं, मैं परफेक्ट पूरा भी नहीं बता सकते थे, बट यू कैन से कि मिक्स्ड रेस है, ब्रिटिश और इंडियन एंसेस्ट्री की। ठीक है। ठीक है। नाउ जैसे हमने देखा कि लोक राज्यसभा के भी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होती है, वैसे मैंने बताया है कल ही। आर्टिकल 84 के अंदर आई हैव आल्सो टोल्ड यू, कल बता दिया था मैंने जब हमने लास्ट लेक्चर किया था, कि क्वालिफिकेशन क्या है टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। कोई बता सकता है मुझे? रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? यस, तायरा। हाँ तायरा बोलो। ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया। और योर वॉइस इज एक्चुअली कटिंग अ लॉट बेटा। हर्षिता आप बता दो बेटा। सबकी आवाज ऐसी क्यों हो रही है? एक मिनट, कोई एक जन बोलो, मधुरा Audible? या हर्षिता, यू ऑडिबल। Okay. So minimum age qualification is 25 years of age and must be ओके। a citizen of India and any other qualification as mentioned by the parliament. ठीक है। सिर्फ फर्क इसमें 25 इयर्स और उसमें कितना था? उसमें कितना था गाइस? व्हाट वाज द 13 राज्य? 30 यस। इयर्स। 13 नहीं, 13 तो बच्चा हो जाएगा ना। हाँ सर हाउस वो ऑफ एल्डेज। 30 बोला वो शायद सुनाई थ्री नहीं जीरो भाई 30 बोलो। ठीक है। मे बी मिसकम्युनिकेशन मेरे साइड से। टर्म। नाउ व्हाट इज टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर? ठीक है। लोकसभा के मेंबर का टर्म इज 5 इयर्स। ठीक है। इट इज 5 इयर्स मैक्सिमम है ये। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग, जब लोकसभा पहली बार बैठेगी उस दिन से 5 साल तक है। ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा ये। फिर इट विल बी ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन विल हैपन। ठीक है। ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन विल हैपन। ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि री इलेक्ट नहीं हो सकते। ओके, डिसॉल्व हो गया, री इलेक्शन इज पॉसिबल। ही कैन गेट री इलेक्टेड, इसमें कोई बार नहीं है कि री इलेक्शन नहीं हो सकता। बट माय क्वेश्चन वुड बी, क्या अगर कोई लोकसभा है, उसका लोकसभा का मेंबर है, 5 इयर्स है, ठीक है, तो ये टर्म बढ़ सकता है क्या? सर एक्चुअली आपका आवाज ना बीच में ब्रेक हुआ ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन के बाद में।
Is my voice audible? Sir, it's breaking as of now, though. एक बार Yeah, अभी sorry. बताना. Yeah, just a minute. Am I not audible? Am I? हाँ सर, अभी ठीक है. Now, इसके से और ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है 5 साल बाद. लेकिन लोकसभा का मेंबर री इलेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार. ठीक है. माय क्वेश्चन इज कि क्या इसका टेन्योर 5 ईयर से ज्यादा हो सकता है? हाँ, यस, हो सकता है. प्लीज याद रखो, हो सकता है. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी के टाइम जब आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो एक एक साल करके +1 +1 +1 इनफाइनाइट टाइम तक जा सकता है, जब तक नेशनल इमरजेंसी है. ठीक है. तो बढ़ाई जा सकती है. माय क्वेश्चन, इज दिस पॉइंट क्लियर? 5 साल से ज्यादा हो सकता है किसी लोकसभा मेंबर का, क्या ये पॉइंट क्लियर है? रेज योर हैंड्स अगर क्लियर है तो. कि 5 साल से ज्यादा किसी मेंबर का हो सकता है. ओके, गुड. अब अगर ज्यादा हो सकता है तो देखते हैं क्या कम भी हो सकता है. हाँ, कम भी हो सकता है डेफिनेटली. बोल के कम भी हो सकता है. ठीक है. कम कब होगा? जब गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी. व्हेन गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी. जब गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर जाएगी, तो टर्म 5 साल से कम रहेगा. दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन बाय फेलियर. ये हाउस डिसॉल्व हो गया फेलियर होने की वजह से. ठीक है. 99.9 केसेस में. यहाँ तक क्लियर है? ये होने का सारी चीज क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है लोकसभा के मेंबर के बारे में? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया. Just give me a minute. हम्म, बहुत बढ़िया. नाउ आई होप यहाँ तक सारी चीजें परफेक्ट. नाउ फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड. अब ये याद रखो, 99% केसेस में, 99% केसेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर सेम है. लोकसभा आपको पता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है. लोकसभा इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. राज्यसभा इज अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. मैं आपको कह रहा हूँ, इन 99.9% केसेस दे हैव इक्वल पावर. ठीक है. 99% में दे हैव इक्वल पावर. इक्वल पावर में. ठीक है. लेकिन एक जगह है जहाँ पे लोकसभा बिकम्स, वो जो 1% है ना, बोल रहे हो सर आपने 1% तो छोड़ दिया. वो 1% में लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा. सिर्फ वो 1% में. वो क्या है मालूम? पैसों का मामला. तो ये ऐसे का ऐसे ही याद रख लो. नो ग्रांट्स ऑफ फंड. नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी ड्रॉन can be drawn without due appropriation without due appropriation by the Lok Sabha. अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी निकालना है, तो आपको लोकसभा की परमिशन की जरूरत है. राज्यसभा का जिक्र ही नहीं है. क्यों पता है? बिकॉज लोकसभा इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. लोकसभा इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. और जो हाउस को लोगों ने इलेक्ट किया है, तो आपको नहीं लगता पावर ऑफ पर्स भी उसी हाथ में होना चाहिए? द पावर ऑफ पर्स शुड बी बिलोंगिंग टू दोज हाउस. क्योंकि ये किसका पैसा है? बिकॉज इट इज पीपल्स मनी ना. जो टैक्स कलेक्ट करके आप डाल रहे हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वो लोगों का पैसा है. और लोगों ने इलेक्ट किया लोकसभा के मेंबर को. इसके लिए सिर्फ लोकसभा की पावर है, ना एग्जीक्यूटिव के हाथ में है पैसों का मामला, ना
इनडायरेक्ट हाउस के पास है। इसीलिए देख रहे हो आप, अभी बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में क्या हो रहा है, हर एक चीज के लिए लोकसभा में परमिशन ली जा रही है। अभी पूरा प्रोसेस चलेगा। इज इट क्लियर? आप 1 रुपया भी खर्चा कर सकते हो क्या लोकसभा की परमिशन के बिना? रेज योर हैंड जिनको लग रहा है कर सकते हो। कर सकते हो। मधुरा No, no, करनी है? sir. मतलब वो आंसर देने के लिए रेज किया था हैंड। हाँ ठीक है, Before समझ गया complete ना, बट experience. यू यस गॉट यस इट ना रक्षित एंड मधुरा? ठीक है। यस Sir. सब बाकी सब जहां तक सबको क्लियर है तो रेज योर हैंड्स वंस, जिन जिनको क्लियर है यहाँ तक। ओके, प्लीज गो थ्रू टिल हियर, गिविंग यू 1 minute. Is it done till here, guys? Is it done till here? कोई डाउट किसी को, यू कैन आस्क मी नाउ। ओके, किसी को कोई डाउट तो रेज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको ये बताता हूँ आर्टिकल 93 के बारे में। एक्चुअली आर्टिकल 93 में बोला है कि हाउस ऑफ पीपल एज सून एज मे बी अपॉइंट अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। क्या लिखा है? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब कौन? लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल को द कीवर्ड हियर इज कि एज सून एज मे बी, एज सून एज मे बी, जितना जल्दी हो सके अपॉइंट करना चाहिए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, बोथ थिंग्स। ठीक है। अब मैंने बोल दिया, मान लो कि ये हर्षिता है, हर्षिता को मधुरा को 50 करोड़ रुपए देने हैं एज सून एज मे बी, एज सून एज मे बी। जब मैंने ये लिखा तो इसका मतलब हो सकता है कि हर्षिता शायद कल भी पैसा दे दे, मे बी टुमारो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर्षिता पैसा दे दे आफ्टर 1 ईयर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर्षिता कभी पैसा ना दे आफ्टर 1000 ईयर। ठीक है। तो ये वाली चीज होती है, एज सुन एज मे बी का मतलब ये होता है। ठीक है। अब स्पीकर तो जरूरी है आपको ये करने, तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर मध्य होता है कि प्रेसिडेंट साहब एक डेट फिक्स करेंगे स्पीकर के इलेक्शन के लिए। कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट साहब, स्पीकर के इलेक्शन के लिए। ठीक है। अब एक बार स्पीकर इलेक्ट हो गया तो स्पीकर साहब के ऊपर दिया हुआ है कि डेट फिक्स करें फॉर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन। लेकिन ये क्या है? ये है एज सून एज मे बी। समझ रहे हो? तो हमको टाइम पीरियड नहीं है इलेक्शन के लिए, देयर इज नो टाइम पीरियड फॉर इलेक्शन टू द डेप्यूटी स्पीकर। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी चल रहा है। जब कोई फिक्स डेट ही नहीं है कि तुमको कुछ करना है तो कैसे? नो टाइम पीरियड। जस्ट अ मिनट। जब टाइम पीरियड ही नहीं है, स्पीकर पे कोई वो ही नहीं है, तो क्या करोगे? ठीक है ही नहीं।
कोई स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड ही नहीं है, लेकिन स्पीकर का तो करना पड़ेगा क्योंकि स्पीकर के बिना तो हाउस फंक्शन ही नहीं करता, लेकिन स्पीकर हो जाता है। लेकिन स्पीकर पे कोई फिक्स करने का डेट को टाइम पीरियड नहीं है, तो डेप्यूटी स्पीकर करते ही नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये इज इट क्लियर टिल हियर? मेरे को बताओ, स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है? रेज योर हैंड्स। ओके, प्रीति। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। डेप्यूटी स्पीकर का कौन करता है गाइस? रेज योर हैंड्स। क्या मधुरा? स्पीकर। स्पीकर। तो क्या कोई टाइम फ्रेम है क्या गाइस डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन करवाने के लिए? रेज योर हैंड्स। ओके, पद्म प्रिया। इज देयर एनी टाइम फ्रेम टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर? नो। ठीक है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस गाइस। ठीक है, स्पीकर तो आपको करना ही पड़ेगा बाय एंड डिफॉल्ट, क्योंकि नहीं करोगे तो कैसे हाउस फंक्शन करोगे, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का इतना खास जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब लेट मी मेक यू अवेयर टू अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम, एक मिनट है, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, प्रोटेम का मतलब होता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। इट मीन्स फॉर अ टेम्पररी। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ। स्पीकर प्रोटेम बताने से पहले आई वांट टू टेल यू टू थिंग्स। एक होता है ऑफिस ऑफ स्पीकर, और एक होता है खुद स्पीकर। एज इन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीकर, तो मैं स्पीकर द पर्सन की बात कर रहा हूँ, स्पीकर एज अ पर्सन। ठीक है, इसमें ओम बिरला साहब की बात कर रहे हैं हम। जब मैं ऑफिस ऑफ स्पीकर बात कर रहा हूँ तो मैं उनके ऑफिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना। अब आपको पता है स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब स्पीकर कितने साल के लिए? ही स्पीकर फॉर 5 years। 5 साल बाद तो ये चले जाएंगे। जब 5 साल बाद ये चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनको इलेक्शंस के लिए जाना पड़ेगा। जब ये 5 साल के लिए जाएंगे तो इनका स्पीकर नहीं होगा बेसिकली कोई वहां पे। ठीक है, स्पीकर एज अ पर्सन वुड नॉट बी देयर। स्पीकर एज अ पर्सन वुड नॉट बी देयर। ठीक है, मान लो 24 की इलेक्शन हुई है तो 2029 में तो 5 years बाद लोकसभा वुड डिसॉल्व ना। जब लोकसभा डिसॉल्व होगा तो स्पीकर साहब तो इलेक्शन करने जाएंगे अपना, क्योंकि स्पीकर बने रहना है तो एमपी बने रहना पड़ेगा। ये जाएंगे, लोकसभा डिसॉल्व होगी, स्पीकर का ऑफिस डिसॉल्व नहीं होता है। दिस डज नॉट डिसॉल्व। स्पीकर का ऑफिस वैसे का वैसा ही है, सिर्फ स्पीकर नहीं है वहां पे, मतलब उनका काम जो होएगा होना रहता है वो होता रहेगा। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? स्पीकर एज इन पर्सन एंड स्पीकर एज इन ऑफिस। ठीक है, ऑफिस है। मान लो कि मेरे को बोला कि अपना मधुरा इज देयर, मधुरा, अब ये है अपने, क्या है, प्रीति इज देयर। प्रीति ने मेरे को बोला कि प्रीति अब सीईओ है एक कंपनी की। ठीक है, ये हमारे कंपनी का सब देखती है, प्रयास आईएएस वगैरह सबका, मतलब कुछ ना कुछ देखती है। पर हमारे हम्बल पार्टी ऑफ इंडिया की प्रीति इज सीईओ। ठीक है, प्रीति इज एज इन पर्सन है, लेकिन प्रीति क्या है? सीईओ है ऑफ एचपीआई। दिस सीईओ ऑफ एचपीआई इज ऑफिस ऑफ प्रीति, एंड प्रीति एज अ पर्सन इज डिफरेंट। प्रीति चली गई यूरोप। अब मेरे को प्रीति ने बोला था कि सर आप आपके अपनी सैलरी कलेक्ट कर लेना, आपके 100 करोड़ रुपए। तो मैं गया, लेकिन मैं गया तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई प्रीति तो यूरोप चली गई। मैंने प्रीति को फोन करा कि प्रीति तू तो चली गई भाई, मेरा राशन पानी खाने पीने का क्या? मेरे को राशन पानी भराने का पैसा चाहिए।
ठीक है, तो प्रीति वुड से कि सर टेंशन नहीं लेने का, मैं गई हूँ, ऑफिस इज एक्टिव, मेरे ऑफिस के पास पावर है, आप जाओ, आपको आपका 200 करोड़ का चेक मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट गाइस? स्पीकर एज इन पर्सन हैज वेंट फॉर इलेक्शन, लेकिन स्पीकर का ऑफिस एक्टिव है। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स जिन जिनको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन बाकी जिनके हैंड रेज नहीं है, उनको क्लियर नहीं है क्या? हर्षिता, श्रवणी, पद्मप्रिया, प्रीति, मेरा 100 करोड़ का चेक किधर है बेटा? सर मुझे मिलने दो, मेरे खाते में आएगा तो मैं आपको पक्का ट्रांसफर करूंगी। तो द थिंग इज दैट याद रखना नाउ द थिंग इज कि 18th लोकसभा जो चल रही है, मान लेते हैं 18 लोकसभा इज डिसॉल्व, 3 लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, ऑफिस ऑफ स्पीकर भी डिसॉल्व हो गया उसके साथ, ठीक है। अब 18 लोकसभा डिसॉल्व हुई तो क्या होगा? 19 लोकसभा का इलेक्शन होगा। अब नवे लोकसभा आ गए, ठीक है, मान लेते हैं 18 डिसॉल्व हो गई, 19 लोकसभा आ गई है। तो 19 लोकसभा के मेंबर्स हैं। अब जाके ऑफिस ऑफ स्पीकर विल डिसॉल्व, ऑफिस ऑफ स्पीकर इज डिसॉल्विंग ओवर हियर, ठीक है। अब जैसे ही ऑफिस ऑफ स्पीकर डिसॉल्व होगा, ऑफिस ऑफ स्पीकर कब डिसॉल्व होगा? फर्स्ट डे पे 19 लोकसभा के, ठीक है, फर्स्ट डे 19 लोकसभा की जिस दिन बैठक हो रही है, उस दिन फर्स्ट डे सबसे पहला काम प्रेसिडेंट क्या करेंगे पता है? 19 लोकसभा की पहली बैठक में फर्स्ट डे में प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि अब ये नवी लोकसभा आई है तो पुरानी ऑफिस का क्या करना है? अब जाके ऑफिस ऑफ स्पीकर विल डिसॉल्व, ये नॉमिनेट करेंगे एक मेंबर को एज टेम्पररी स्पीकर, पहले ही दिन पे 19 लोकसभा के, ठीक है। ये जो टेम्पररी स्पीकर है, इसी को आप बोलते हो स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। ये नवा जो स्पीकर प्रोटेम है टेम्पररी, ये कुछ नहीं करते हैं, ये न्यू मेंबर्स ऑफ लोकसभा को ओथ दिलाते हैं, न्यू मेंबर्स ऑफ लोकसभा उनको ओथ दिलाते हैं, और उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं न्यू स्पीकर का लोकसभा का, कंडक्ट इलेक्शंस टू द न्यू स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जैसे ही नवा लोकसभा का स्पीकर सिलेक्ट हो गया, वो बन गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड ही गोस। अब वापस से अगले साल लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो लास्ट दिन पे होगा, जिस दिन पहली लोकसभा बैठेगी उस दिन ऑफिस विल डिसॉल्व और पहले ही दिन प्रेसिडेंट करेंगे। द साइकिल ऑफ लोकसभा कंटिन्यूस, ये चलता रहता है। क्या ये पार्ट मैं आप लोगों को समझा पाया? वाज आई एबल? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। सबको क्लियर है तो एक बार रेस करके हाथ छोड़ो। आई शुड बी नोइंग कि आपको क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई कॉपी तो नहीं कर रहा? वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब जैसे राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन साहब थे, स्पीकर यहाँ के वाइस प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। व्हेन व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट, जैसे वहां पे था, अब मान लेते हैं कि हम स्पीकर साहब हमारे एब्सेंट है, तो स्पीकर साहब जब एब्सेंट रहेंगे तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा? देन हु विल बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर? उस टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे हमारे डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन मान लो आपने तो डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं किया है, मतलब ये भी एब्सेंट है, तो इनकी गैर हाजिरी के लिए हम एक पैनल बनाते हैं, एनी वन ऑफ 10 कैन बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसको बोला जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन। वहां पे याद रखो 6 थे और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी आप एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाते हो, एनी वन आउट ऑफ 10 विल डू इट। क्या ये पार्ट क्लियर है? स्पीकर एब्सेंट तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो एनी वन आउट ऑफ 10 ऑफ पैनल ऑफ
6%। क्या यहाँ तक क्लियर है? रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ इसके आगे जो आपके स्पीकर होते हैं उनको भी ऐसे ही जैसे राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर है, इनको भी दी रहती है। जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा का, राज्यसभा का भी था, लोकसभा का भी होता है, उसको इंटरप्रेट करने को यही बताएंगे। अभी मैंने बताया कि लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है, लोकसभा को प्रिसाइड स्पीकर करते हैं। कास्टिंग वोट याद है? कभी पहले इंस्टांस में वहां पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं करता था, तो यहाँ पे भी कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट इज बेसिकली जब आवाज उठाएंगे कि हाँ कौन करेगा। अगर 550 है, राइट, 550 में से 250 ने बोला यस, 250 हुआ, 225 सॉरी, और 225 ने बोला नो, तो ये टाई हो गया। ये टाई तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट करेंगे स्पीकर साहब, पहले बार में नहीं करते हैं, हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं। ठीक है, कास्टिंग वोट। अब स्पीकर साहब के ऊपर ही होता है कि डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, ये भी यही डिसाइड करते हैं। प्लस रिकॉग्नाइज करना कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, हु विल बी लीडर ऑफ अपोजिशन। वरी नॉट, एक दिन एक पार्टी आएगी हमारी और फिर सब अपोजिशन का लीडर बनने के लिए पागल होंगे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज करने का काम भी हमारी ही पार्टी करेगी तब, मतलब हमारे स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर। इज इट क्लियर डिवियर? क्या ये क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट से लियो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। नाउ फर्दर, आर्टिकल 94 को क्या बोलता है? अगर आप स्पीकर हो या फिर आप डेप्यूटी स्पीकर हो, आपको स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले बनना पड़ेगा मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर आप मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं रहे तो आप डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर भी नहीं रहोगे। ठीक है, पहली चीज, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर बनना है तो मेंबर ऑफ लोकसभा बनना जरूरी है, अगर नहीं हो तो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट से भी तुम गए। फिर अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो स्पीकर साहब अपना रेजिग्नेशन लिख के देंगे किसको? डेप्यूटी स्पीकर साहब को। और सेम डेप्यूटी स्पीकर साहब भी कर सकते हैं, अपना स्पीकर को दे, दिन भर यही खेलते रहना, बस यही बाकी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पीकर को अगर आपको रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव स्पीकर, यू नीड अ रेजोल्यूशन। याद है वाइस प्रेसिडेंट में दोनों जगह से पास करना था, लेकिन इसमें भी नीड टू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। आपको इसको सिर्फ हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा में लेके जाना है, और आपको लोकसभा से पास कराना है इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से। कौन सी मेजोरिटी से? इफेक्टिव मेजोरिटी से। राज्यसभा का कोई रोल रहेगा क्या? नहीं, राज्यसभा का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है देन मेजोरिटी, ये याद रखना। कहीं पे भी इफेक्टिव नहीं लिखा रहता है, देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस। यहाँ तक क्लियर है सबको? टेल मी, स्पीकर को निकालने के लिए क्या मेरे को राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा? रेज योर हैंड जिन जिनको पता है। रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा क्या? आरक्षित? No, sir. नो, गुड। कैन समवन टेल मी व्हाई आई डोंट नीड टू पास इट थ्रू Rajya Sabha? Because he's Your only hand. member of Lok Sabha. करेक्ट, ही इज ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट? तो लोकसभा का मेंबर है करके, विथ विच मेजोरिटी वी हैव टू रिमूव स्पीकर इफ निकालना भी है तो? गाइस रेज योर हैंड्स। ओके, मधुरा? With effective majority, we can remove them and the then majority as well. नो नो, इफेक्टिव मेजोरिटी ही है जिसको देन मेजोरिटी बोलते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं लिखा है, देन मेजोरिटी लिखा है। तो जहां भी आपको देन मेजोरिटी दिखेगा उसका मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी की बात हो रही है।
इज इट क्लियर? 75% वाला है ना सर? 25%, यस करेक्ट। ओके। ठीक है, हर्षिता आपको समझा? पद्म प्रिया, हर्षिता, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ ये क्यों ऐसा है? अब तुम बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं रहा है, स्पीकर क्यों बनना है, डेप्यूटी स्पीकर क्यों बनना है, ये वाली चीज तो क्लियर है। अगर आप स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर रहना है तो पहले मेंबर ऑफ लोकसभा रहना जरूरी है। अब एक लोगों को बहुत बड़ा मिथ है, लेट मी ब्रेक दैट मिथ। लोगों को लगता है डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट हमेशा अपोजिशन की होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट कभी कभी ट्रेडिशनली अपोजिशन को दे दी जाती थी, और कभी कभी खुद रूलिंग पार्टी की रही है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ एक मिथ है। तुम अगर यूपीएससी पूछेगा कि डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट इज ऑलवेज गिवन टू अपोजिशन, तो याद रखना तुमने मेरी क्लास की है। गलती से भी लिख के मत आ जाना कि हाँ, इट इज नॉट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इट्स जस्ट अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिशनली ऑफर किया जाता था तो कन्वेंशन बन गया, लेकिन इधर लिखा नहीं है। ठीक है, एक बार प्लीज गो थ्रू दिस ऑल। ओके ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? जो यहाँ से एक बार अगर कोई डाउट नहीं है तो। हम्म, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी एक बात सोचो, मान लो अपनी पार्टी आ गई, ठीक है? अब एक दिन आया, लोकसभा था, अच्छा या वन, ठीक है, और हम लोकसभा में जीत गए पूरे 450 सीट। मैं बन गया देश का प्राइम मिनिस्टर, और मैंने अपॉइंट कर दिया किसी को स्पीकर। और हमारे अपोजिशन में यहाँ पे कुछ लोग हैं, रक्षित इज देयर, तायरा इज देयर। एक दिन तायरा बोलती है, अब आप लोग को ये पता है, देखो स्पीकर के पास है आरओपी सीओबी की बात करना, स्पीकर के पास है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, स्पीकर विल डिसाइड। स्पीकर के पास है ये देखना कि कोरम है तो मैं जाके मीटिंग प्रोसीड करूं। स्पीकर के पास ही है कि डिफेक्शन किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। एक दिन तायरा ने क्वेश्चन पूछना है बोला, प्रधानमंत्री जी को क्वेश्चन पूछना है बोला। स्पीकर को बोला कि सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है, प्लीज प्रधानमंत्री जी को बोलिए। स्पीकर ने मेरे को बोला भाई संभल के, बहुत भारी क्वेश्चन आएगा, मे बी इट इज गोना मेक यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो मैं बोल दूंगा कि स्पीकर डोंट लेट देम आस्क, ऐसी पावर है ना, पूछने ही मत दे, मत पूछने दे। बाद में रक्षित ऑल्सो शाउट प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। मैंने बोला कुछ नहीं, रक्षित पे डिफेक्शन लगा दे, रक्षित को निकाल दे। रक्षित के पार्टी वाले भी प्रोटेस्ट करने लगे, अरे कुछ करो कुछ करो, लोकशाही खतरे में। मैंने बोला स्पीकर साहब एडजर्न कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या हो रहा है? मैं डिस्क्वालीफाई करा रहा हूँ, मैं कुछ करवा दे रहा हूँ। डेमोक्रेसी नंबर का गेम है, ये तो सही बात है, हम लोग जीत गए, ये भी सही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ये सब करने की वजह से स्पीकर का पोजीशन इज हाउ मच वाइटल इन अ डेमोक्रेसी? अगर स्पीकर बायस रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी, फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी स्पीकर इज वाइटल। कैन आई से दिस गाइस? यहाँ पे जो स्पीकर है वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आपको ये देख के ही पता चल रहा है कि स्पीकर इज वेरी वाइटल, ताकि स्पीकर फ्री और फेयर रहे। स्पीकर फ्री फेयर इंक्लूसिव रहे, तभी जाके वो कुछ अच्छा कर सकता है। क्या मैं यहाँ तक सही हूँ? यहाँ तक सबको समझा क्या? रेज योर हैंड्स कि कैसे स्पीकर की पोजीशन एक डेमोक्रेसी में बहुत वाइटल हो जाती है। रेज योर हैंड्स, कम ऑन। पद्म प्रिया, ओके, एक मिनट गाइस, जस्ट वेट।
इज इट क्लियर क्लियर? ठीक है। नाउ अब हम लोग बोले भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हमको भी करना चाहिए कुछ। व्हाई नॉट टू गो टू यूके? क्योंकि एट द एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो यूके की इन्वेंशन है ना। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी यूके की तरफ देखा, हमने पूछा यूके 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 टेल अस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज योर इन्वेंशन। आप लोग क्या करते हो जिससे स्पीकर फ्री फेयर रहे? ठीक है, व्हाट यू गाइस डू सो स्पीकर रिमेन्स फ्री एंड फेयर। तो यूके ने बोला अपन कुछ नहीं करते, अपन बस दो काम करते हैं। एक बार कोई स्पीकर, अगर कोई जीत जाता है, ठीक है, और स्पीकर बनता है, तो हम उसको उसकी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करवाते हैं। स्पीकर टू रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का है, एक बार वो स्पीकर बन गया तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। तो जब भी इलेक्शन आता है, अब एक बार वो स्पीकर बन गया, तो जब जब इलेक्शन आएगा, व्हेन द इलेक्शन कम्स, स्पीकर की सीट गोज अनअपोज्ड। मतलब आपने अगर एक बार इलेक्शन से किसको स्पीकर बना दिया, तो उसकी सीट के सामने कोई और खड़ा नहीं होता, वो बार बार जीतता है। स्पीकर सीट्स गोज अपोज्ड। स्पीकर अगर कोई जीत गया यूके में, स्पीकर बन गया, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कराओ, और दूसरा वो इलेक्शन के लिए नहीं जाना, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज मेकिंग स्पीकर टू एक्ट विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर। मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि जब तक वो मरता नहीं, तब तक वो अब स्पीकर ही रहेगा। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। इज इट नॉट ग्रेट गाइस? इस तरीके से स्पीकर वहां पे फेयर रहता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आई? वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि एक बार कोई स्पीकर इलेक्ट हो गया है अगर, तो उसके बाद उसको उसकी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना है, और दूसरा इलेक्शन जब भी होगा उसके सामने कोई कंटेस्ट नहीं होगा, स्पीकर सीट विल गो अनअपोज्ड। एम आई क्लियर टिल हियर? पद्मा प्रिया, ठीक है ना? ये तो यूके की बात हुई। इंडिया में ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। उल्टा इंडिया में क्या होता है पता है? इंडिया में इट इज एक्सपेक्टेड बाय द स्पीकर टू बी फेयर। मतलब मोरालिटी की बात है, एक्सपेक्टेड टू बी फेयर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फेयर रहेगा। बेसिकली हम मोरालिटी पे छोड़ दे रहे हैं। इफ यू आर सीइंग, हमने अभी वेस्ट का एग्जांपल देखा, वेस्ट ने एक्सप्रेसली लिख दिया है, इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस कर दिया है ये चीज को कि भाई ये करना है। लेकिन जब आप इंडिया की बात करते हो, तो इंडिया में ये क्वेश्चन रख दिया है कि मोरालिटी के ऊपर, भाई तुम्हारे मन पे है, तुमको करना है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? जैसे क्लियर क्लियर? स्पीकर की पोजीशन सबको समझ में आ गई? रेज योर हैंड्स जिन जिन को समझ में आ गई। प्रीति, हर्षिता, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ अभी पता है तुमको, राज्यसभा की हम बात कर रहे थे ना, राज्यसभा का एक चीज और बता देता हूँ। ये राज्यसभा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया क्योंकि इट एक्ट्स एज अ वॉइस ऑफ स्टेट। दूसरी चीज, इट इज आवर बिलीव इन फेडरलिज्म, कि हमने राज्यसभा को रखा है। आवर बिलीव इन फेडरलिज्म, ठीक है। इसी वजह से वाजपेयी सर यूज टू कॉल्ड कि इट इज सेकेंड हाउस। राज्यसभा इज सेकेंड हाउस बट नॉट सेकेंडरी। ये सेकेंड हाउस है लेकिन सेकेंडरी नहीं है, मतलब सीक्वेंस में सेकेंडरी नहीं आता है। इसको सेकेंड हाउस बोला है बट नॉट सेकेंडरी। दैट इज अ ग्रेट थिंग। वाजपेयी जी ने इसको बोला था कि ये सेकेंड हाउस है लेकिन सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? तो कभी क्वेश्चन आया कि राज्यसभा इज अ सेकेंडरी हाउस, इज इट ट्रू और फॉल्स? आप ट्रू करके आ जाओगे, है ना? रेज योर हैंड्स, कितने ट्रू करके आएंगे? ओके,
राज्यसभा इज अ सेकेंड हाउस, प्लीज याद रखो। सेकेंड का मतलब मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। यूजुअली होता क्या है, यूजुअली व्हाट हैपेंस, आपको अगर कुछ भी करना है ना पार्लियामेंट में, तो उसके लिए आपको मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज अ बिल। ठीक है, वो मोशन, वो बिल इंट्रोड्यूस होता है। एवरीथिंग इन पार्लियामेंट इज डन बाय मोशन बेसिकली। आप एक बिल इंट्रोड्यूस करते हो, फिर उसके बाद उस पर डिबेट करते हो, डिबेट के बाद उस पर डिस्कशन करते हो, और डिस्कशन के बाद उस पर वोटिंग करते हो। अगर वोटिंग हो गई तो उसके बाद आप पूछोगे कि कितने एज वाले कितने हैं, नोज वाले कितने हैं। अगर एज वाले ज्यादा हो गए तो वो लॉ बन गया, लॉ बन गया मतलब वो एक्ट बन गया। ये होता है पार्लियामेंट्री प्रोसेस। यूजुअली इट हैपेंस लाइक दिस। ठीक है, यूजुअली, यूजुअली ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल का केस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ऑर्डिनरी बिल जो होता है, मनी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनरी बिल पहले। ऑर्डिनरी बिल इज नॉट अ मनी बिल, सबसे पहली चीज। ऑर्डिनरी बिल इज नॉट अ मनी बिल। For any bill to be passed by parliament, it must pass both the houses. Any bill, कोई भी बिल को, ठीक है, अगर any bill, if you want to make it law, any bill to become a law, it must be passed by both houses. आपको अगर किसी बिल को लॉ बनाना है तो आपको उसको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है, मान लो कि तुमने बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, तो उसके बाद बिल सब हो के बिल इंट्रोड्यूस किया, डिबेट डिस्कशन वोटिंग करोगे इस पे, फिर उसके बाद पास करोगे यहाँ से, फिर इट विल गो टू राज्यसभा। राज्यसभा से भी पास हो गया, डिबेट डिस्कशन वोटिंग हो गई, फिर इट विल गो टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट। एक बार प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, इसी वजह से प्रेसिडेंट को हम बोल रहे थे ना कि फंक्शनल पार्ट है पार्लियामेंट के। ही इज फंक्शनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट हाउस कौन सा हुआ, लोकसभा, और सेकेंड हाउस हुआ राज्यसभा। मैं ऐसा फर्स्ट सेकेंड की बात कर रहा था। लेट मी इंट्रोड्यूस यू अगेन, मैं एक बार और अच्छे से बता रहा हूँ, प्लीज देखो। यूजुअली क्या होता है, ये समझ में आया सबको? कोई बिल को लॉ बनने के लिए आपको दोनों हाउस से पास कराना पड़ता है, ये वाली बात समझ में आई? रेज योर हैंड जिनको समझा, जिनको समझा रेज योर हैंड। प्रीति, पद्मप्रिया, ठीक है, अब एक करके देखते हैं। यूजुअली होता क्या है, गुड वेदर, गुड वेदर मतलब अच्छा मौसम, ये यूजुअल है। मान लेते हैं कि सब अच्छा है, सब चंगा सी, यूजुअली देयर इज गुड वेदर। तो गुड वेदर में क्या होगा पता है तुमको? मान लो, हो सकता है पहला हाउस लोकसभा हो तुमने जहाँ इंट्रोड्यूस किया, या राज्यसभा, कहीं भी हो सकता है जहां पे तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिल को। ठीक है, तुमने इंट्रोड्यूस किया, ये तुम्हारे दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये जो दोनों में से कोई भी होंगे ये तुम्हारा फर्स्ट हाउस हुआ। अगर फर्स्ट हाउस लोकसभा है तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस के बाद डिबेट करोगे, डिबेट के बाद डिस्कस करोगे, डिस्कस के बाद वोटिंग करोगे, और वोटिंग में पास हो गया तो उसके बाद तुम्हारा बिल जाएगा पास होके दूसरे हाउस में। अगर ऊपर लोकसभा है तो दूसरा हाउस कौन सा है, राज्यसभा। अगर तुमने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था तो दूसरा हाउस लोकसभा। इस कंटेक्स्ट में मैंने सेकेंड हाउस की बात की थी इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, बिल ट्रांजिट हुआ है, फर्स्ट आउट से सेकेंड आउट में बिल हैज ट्रांसमिट। ठीक है, जब ट्रांसमिट होगा तो उसके बाद सेकेंड हाउस में भी तुम क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, डिबेट करोगे, डिस्कस करोगे और वोट करोगे। जब यहाँ से भी पास हो गया तो इसके बाद इट विल गो टू, जब पास्ड बाय सेकेंड हाउस, ठीक है, यहाँ पे पास हो गया था फर्स्ट हाउस से, पास्ड बाय फर्स्ट हाउस, फिर इस केस में समझो पास्ड बाय सेकेंड हाउस, तो उसके बाद इट विल गो टू
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब के पास चला गया, हुर्रा प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, आपका बिल बन गया लॉ। ये अच्छे वेदर में हो रहा है, गुड वेदर में, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हाउस में गया, पहले हाउस से पास हो गया, दूसरे हाउस में गया, फिर प्रेसिडेंट सर ने साइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज गुड वेदर। ठीक है, इसको बोलते हैं गुड वेदर। लेकिन हमेशा गुड वेदर थोड़ी होगा, ये समझ में आया सबको? इज गुड वेदर क्लियर टू एवरीवन? पहले मेरे को ये बता दो कि गुड वेदर कितना को क्लियर है, रेज हैंड्स। सर मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ हाँ So, मधुरा। लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद सेकेंड हाउस बिकम्स द राज्यसभा, राइट? बट अगर पहले वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर लोकसभा तभी सेकेंड हाउस बनेगा क्या? करेक्ट, करेक्ट। इसके लिए मैंने वो दोनों ऊपर लिखा है ना, ऐसे ऐसे। हाँ। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ तक क्लियर? किसी और को कोई डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है? हर्षिता, यू हैव डाउट? ओके। अब वो तो गुड वेदर की है, अब आएगा बैड वेदर। वेदर में तो चलो पास हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नाउ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ बैड वेदर। बैड वेदर में क्या होगा? कंडीशन 1 लेते हैं। बिल जो है हाउस 1 ने पास कर दिया, हाउस 1 पास द बिल। हाउस 2 ने लेकिन बिल को रिजेक्ट कर दिया, हाउस 2 ने नहीं पास किया। कंडीशन 1 ये हो गया। दूसरा बैड वेदर का कंडीशन इज हाउस 1 ने पास किया, बिल हाउस 2 के पास गया, लेकिन हाउस 2 ने रिजेक्ट नहीं किया, हाउस 2 ने बोला भाई थोड़ा चेंजेस करके भेजो तो पास कर देंगे। हाउस 2 sends back with recommendation, sends back with recommendation to which the house 1 does not agree। ऐसे हाउस 2 ने कुछ रिकमेंडेशन करके भेजा कि वापस से हाउस 1 को कि तुम चेंज करके भेजो तो पास करेंगे, लेकिन हाउस 1 बोला नहीं, हम नहीं मानते तुम्हारी रिकमेंडेशन। ये भी बैड वेदर हो गया कि बिल पास नहीं हुआ। या फिर कंडीशन 3, हाउस 1 ने पास कर दिया था, लेकिन हाउस 2 ने सेकंड बिल पे कुछ फैसला ही नहीं लिया, साइन रोक दिया, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। विट होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये तीनों सिचुएशन को ना हम बैड वेदर बोलते हैं बेसिकली। ये तीनों सिचुएशन को आप बोलते हो डेड लॉक। 3 सिचुएशंस आर कॉल्ड एज डेड लॉक या बैड वेदर। क्या ये बात समझ में आई? तीनों बैड वेदर समझ में आया, तीनों डेडलॉक समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ में आ गया डेडलॉक्स। ओके, ओके ठीक है। अब जब भी डेडलॉक होगा ना, तो हो सकता है जब भी आपको डेडलॉक जैसी सिचुएशन आएगी तो गवर्नमेंट के पास पावर होता है। मान लो देयर इज अ डेडलॉक टाइप सिचुएशन, उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास पावर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस कर सकते हैं उस टाइम पे प्रेसिडेंट साहब को कि सर बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल को पास होना जरूरी है, प्लीज यूज आर्टिकल 108, प्लीज यूज आर्टिकल 108। और आर्टिकल 108 में है जॉइंट सेशन, कि दोनों हाउस को साथ में बैठाओ। अगर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट सर को इम्पोर्टेंट बिल लगेगा तो बुलाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट में एवरीथिंग इज डन ऑन मोशन, डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग, इसके लिए सब चीज स्लो होता है, याद रखना। आर्टिकल 108 इज व्हाट? जॉइंट सेशन। आर्टिकल 108 जॉइंट सेशन के लिए होता है। जॉइंट सेशन इज कॉल्ड जॉइंट सीटिंग के लिए। ठीक है, जॉइंट सेशन, जॉइंट सीटिंग ही लिख दो यार, जॉइंट सेशन मत लिखो, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है। जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग। ठीक है, ये याद रखना। अब जॉइंट सिटिंग ये याद रखना सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं हो सकता है, मनी बिल के लिए नहीं हो सकता है। मनी बिल तो इनफैक्ट राज्यसभा की कुछ है ही नहीं। जॉइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, ये याद रखो। ठीक है,
जॉइंट सिटिंग में आपको जो भी पास कराना है वो सिंपल मेजोरिटी से कराना है। कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। जॉइंट सिटिंग बैठेगी ना, तो तुम याद रखना, आप जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, ऐसे बैठेंगे लोग, ये राज्यसभा वाले और ये लोकसभा वाले। मतलब सर, लोकसभा को बड़ा कर दिया, राज्यसभा को छोटा कर दिया, ऐसा ही है ना भाई। राज्यसभा में कितने सीट से याद है? लोकसभा में कितने सीट से याद है? किसको याद है? जय प्रीति। In Lok Sabha, there are 545 seats, ओके, and 550 राउंड सम, राइट? yeah, and Okay. in Rajya Sabha there are 250. ठीक है, इसलिए मैंने राज्यसभा को छोटा रखा है। बेसिकली राज्यसभा अगर 1 है तो लोकसभा उसका डबल है। अब तुम सोचो, एक डेडलॉक बिल है, तुमने जॉइंट सिटिंग बैठाई और वो डेडलॉक बिल अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इस पे डिबेट डिस्कशन वोटिंग किए। हो सकता है कि पूरा बिल इंट्रोड्यूस कर दो या फिर डिस्प्यूटेड पार्ट, होल बिल या फिर सिर्फ डिस्प्यूटेड पार्ट। तुमको क्या लगता है बिल पास होगा कि नहीं? रेज योर हैंड्स। रखो। हाँ मधुरा। हर्षिता, यस। Yes, sir, the bill will pass because Lok Sabha का strength is more and since वहाँ पे introduce किया है तो वहाँ के MPs will be well aware of the bill. करेक्ट। लोकसभा तो पहले भी सपोर्ट में था, अब ये नंबर मिलने से तुमको दिख रहा है लोकसभा की पावर ज्यादा है, और लोकसभा तो पहले ही सपोर्ट कर रहा था। तो आइज और नोज होगा तो आइज जीत जाएंगे और डेडलॉक ब्रोक हो जाएगा। डेडलॉक इज ब्रोकन। डेडलॉक इज ब्रोकन। डेडलॉक ब्रोकन, प्रेसिडेंट असेंड कर देंगे बिल पे, बिल पास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो इन सब में राज्यसभा खुश नहीं है। राज्यसभा बोल रहा है ये तो गलत है ना, तुमने हमको साथ में बैठाया, हमारी पावर डाइल्यूट हो गई। राज्यसभा इज नॉट हैप्पी। इसी वजह से लोग ज्यादातर डेडलॉक प्रिफर नहीं करते हैं। डेडलॉक इज यूजुअली नॉट प्रिफर्ड, बस इसी वजह से, क्योंकि पावर डाइल्यूट कर रहा है ना, अंडरस्टैंड। डेडलॉक होगा तो आप जॉइंट सिटिंग बैठाओगे आर्टिकल 107 में, और उसका मतलब राज्यसभा की पावर विल डाइल्यूट। ठीक है। और राज्यसभा की पावर डाइल्यूट हो रही है मतलब फेडरलिज्म पे बात आ रही है। इसके लिए वी डोंट प्रिफर डेडलॉक्स। ठीक है। इज इट क्लियर टिल हियर? इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। मधुरा। ठीक है, ये वाली चीज। अब ये एक बात है, जब जॉइंट सेशन बैठेगा तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? ये डेडलॉक के लिए जो जॉइंट सेशन बैठ रहा है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? याद रखना, जब भी जॉइंट सिटिंग बैठेगी उस टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिर्फ कौन कौन बन सकता है, या तो स्पीकर या तो डेप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो भी सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन बनेंगे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन नहीं बनेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग मेंबर है हाउस के, समझे? और ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जॉइंट सिटिंग की बात होगी, इसलिए स्पीकर बैठ सकते हैं, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन, बिकॉज दिस ऑल पीपल आर मेंबर ऑफ हाउस। ये मेंबर है हाउस के, इसके लिए यही लोग बैठ सकते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं बैठ सकते। विल इट बी क्लियर टू यू गाइस? तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा वो क्लियर है? रेज योर हैंड्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा वो याद है? क्लियर है? रेज योर हैंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ वन लास्ट थिंग, क्योंकि हमारा डेडलॉक हम नहीं चाहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है कि इंडिया में आज तक जॉइंट सेशन सिर्फ 3 टाइम्स हुआ है, एंड दैट शोज कि हाउ मच वी बिलीव इन फेडरलिज्म। पहला हुआ था दाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे, दाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास कराना था 1961 का तब। दूसरा हुआ था एक बैंकिंग सर्विस कमीशन पे, बैंकिंग सर्विस
कमीशन एक्ट, ये रिपील हो चुका है एक्चुअली 1978 में तभी, और एक पुत्ता पे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। बस यही टाइम पे हमने 3 बार ज्वाइंट सेशन बैठा है। दैट शोज कि हाउ मच वी बिलीव इन फेडरलिज्म। क्या यहाँ तक मेरे साथ वो सब यूनियन लेजिस्लेचर का ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, डन विद द लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो रुक सकते हो।